हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक अलार्मिंग या करंट सिचुएशन पे। आजकल आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में एग्ज़ाम्स का माहौल चल रहा है। 10th के हो, 12th के हो या बाकी भी स्टैंडर्ड्स के हो, एग्ज़ाम्स चालू है। और न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि हेल्पलाइन के ऊपर बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके मदद मांग रहे हैं। तो बच्चे जो टेंशन में आ रहे हैं या पेरेंट्स टेंशन में आ रहे हैं, अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेचुरली कोई ना कोई मदद उन तक पहुंचे। बस अभी तो मैं इस तरह की प्रार्थना ही भगवान से कर सकती हूँ। पर चलो, आने वाले सालों में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट ईयर या आने वाली एग्ज़ाम्स देंगे, उनके लिए ज़रूर हम कुछ ना कुछ अभी से थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं या थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है ताकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए और माता पिता को भी टेंशन नहीं आए। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि बहुत सारे बच्चे हेल्पलाइन पे या माता पिता भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें टेंशन आ रही है, हमें नींद आ रही है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि माता पिता की भी अपेक्षा होती है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए। उनकी भी मेहनत है, मेहनत के पैसे हैं, मेहनत का साल है, पूरा टाइम है। तो उनकी मेहनत सफल हो, इसके लिए भी माता पिता टेंशन में होते हैं और जाने अनजाने में वो अपना टेंशन बच्चों तक पहुंचा देते हैं। बच्चे प्रेशराइज होते हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको तो पता नहीं है किस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें, किस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करें, उनको पता नहीं होता है। तो पेरेंट्स, कहीं ना कहीं पेरेंट्स, सोसाइटी या स्कूल हम कह सकते हैं, सोशल एटमॉस्फेयर भी होता है ना कि बच्चे, ऐसा लगता है बच्चों को कि हाँ मुझे भी अच्छे आने चाहिए, मेरे फ्रेंड के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो घर में माहौल ऐसा रहता है, बाहर भी माहौल ऐसा रहता है, स्कूल में ऐसा रहता है माहौल, ट्यूशन्स में ऐसा ही रहता है कि हाँ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो इस तरह का टेंशन का जो माहौल है, सबसे पहले तो अभी जिनकी एग्जाम चल रही है या होने ही वाली है, उनके पेरेंट्स पहले, सबसे पहले शांत हो जाए, अपने बच्चों को शांत करें, विश्वास में ले उनको, उनको शांत करके उनको हौसला बंधाए और उनको बोले कि कुछ नहीं होता है, हम लोग हैं आपके साथ। कैसा भी पेपर हो, आराम से शांति से पेपर लिखना और कुछ चिंता मत करना, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले उनको इस तरह से विश्वास में लेके प्यार से समझाए, उनका हौसला बढ़ाए और जितना आ सके उतना लिखने की उनको बस अपील करे कि बस जितना आता है उतना लिख दे बेटा, टेंशन मत ले। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वही जिंदगी का अंत नहीं है। अभी तो बहुत सारी एग्जाम्स होती है लाइफ में, स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद भी रोज पग पग पे एग्जाम होती है। तो हर एक एग्जाम का सामना इस तरह अगर हम डर के करेंगे तो फिर वैसे भी बच्चों के मन में तो डर बैठ जाता है। तो इसलिए पहले तो माता पिता को हौसला रखना चाहिए और समझ रखनी चाहिए कि बाबा ये एग्जाम कोई आखिरी एग्जाम नहीं है लाइफ की। इसमें जैसा भी परफॉर्म अगर बच्चा कर पाता है तो उसको करने दे। ऐसा ना हो जैसे हम कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ऐसे नहीं कि कहीं बीच में कुछ हो गया। तो इससे अच्छा है कि चलो जैसा जितने मार्क्स आते हैं आने दीजिए, वरना कोई किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है परीक्षा के दौरान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले पेरेंट्स भी शांत हो जाए और बच्चे भी शांत हो जाए और हौसला रख के अपने अपने भगवानों का नाम स्मरण करके, बड़ों का आशीर्वाद लेके इस परीक्षा का सामना करें। तो भगवान या आपके बड़ों का आशीर्वाद जरूर आपको इस एग्जाम के पार ले जाएगा। तो एग्जाम होती बच्चों की है, पर एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम पेरेंट्स की भी होती है। पेरेंट्स को सब में, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में सबको जवाब देना पड़ता है ना। सभी लोग तो पूछते रहते हैं। एक्चुअली ये सब होना नहीं चाहिए क्योंकि पेरेंट्स भी फिर टेंशन में आते हैं, पर लोग ऐसे ही रहते हैं। हमको पता ही है ना कि हाँ आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, अभी वो क्या करने वाली है आगे लाइफ में, ऐसा तो होता ही है। फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में सब पूछते ही रहते हैं क्योंकि खुद के बेटे का या बेटी का तो हो गया होता है या होगा नहीं या वॉटेवर, पर लोगों को दूसरों की पंचायत ज्यादा रहती है तो वो पूछते रहते हैं। तो इस तरह पेरेंट्स भी टेंशन में आते हैं। तो एग्जाम सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, तो पेरेंट्स की भी एग्जाम होती है।
फिर टीचर्स की भी एग्जाम ही होती है ना, टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि 100% रिजल्ट स्कूल का आना चाहिए, हमारे बच्चे टॉप लिस्ट में आने चाहिए, टॉपर्स होने चाहिए, वरना आपकी नौकरी गई। तो टीचर्स को भी टेंशन होती है, एग्जाम आती है तो। स्कूल कॉलेज का भी नाम खराब होता है अगर 100% रिजल्ट नहीं आता है तो स्कूल कॉलेज की भी एग्जाम ही रहती है एक्चुअली। कोचिंग सेंटर्स, आजकल स्कूल कॉलेज के अलावा कोचिंग सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, तो उनकी भी परीक्षा रहती है क्योंकि वो कंपटीशन इतनी है। तो एक ट्यूशन छोड़ के बच्चा दूसरा ट्यूशन ज्वाइन कर लेता है, तो वैसा ना हो इसलिए ट्यूशन मालिक भी या ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर्स भी टेंशन में होते हैं। फिर एग्जाम सेंटर्स, क्योंकि एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट करवाना है उनको, वरना आजकल तो सब लोग मीडिया वाले या वो वाले सरकार कोई भी है, क्योंकि कोई भी आएंगे ना, तो इसलिए एग्जाम सेंटर्स को भी टेंशन रहता है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं सारे लोग उनको भी टेंशन रहता है। सो ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन this particular exam like children, parents, teachers, schools, colleges, coaching centers, exam centers, all those involved in this conducting of the exam smoothly, all these people come under tension. So ये होना नहीं चाहिए। तो चलो आगे वाली एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को पहले से ही कैसे ट्रेन कर सकते हैं, ये हम अभी सीखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए साइंटिफिक लर्निंग शास्त्र शुद्ध पद्धति से अगर हम कोई भी बात सीखते हैं तो वो अच्छा रहता है। हमने देखा है बचपन में हम लोग या पुराने जमाने में लोग रोट लर्निंग करते थे, या हम लोग जिसको मोढ़े लर्न करना या कंठस्थ करना वो सब कहते थे, तो पाठांतर वो होना चाहिए। लर्निंग बाय हार्ट शुरू में वैसा ही होता है, क्योंकि शुरू में तो वो खुद पढ़ नहीं पाते बच्चे, तो जो उनके टीचर्स उनको सिखाएंगे बच्चे बाय हार्ट बोल देंगे, पोएट्री है कि जो भी है, रायम्स है नर्सरी की या जो भी है। तो इसी तरह बच्चों को पढ़ने की आदत डाली जाती है, या घर पे भी हम लोग पेरेंट्स भी उनको छोटी छोटी अल्फाबेट्स या वर्णमाला वगैरह सिखाते रहते हैं। तो इस तरह वो खेलते कूदते, उनको समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ रहे हैं, तो खेल कूद के माहौल में ही वो पढ़ते हैं, आराम से लर्न कर लेते हैं। तो यही शास्त्र शुद्ध तरीका है, बच्चों को बिना टेंशन के अगर पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से पढ़ते हैं। आजकल भी सीबीएसई या और भी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज काफी इस पर रिसर्च कर रही है कि बच्चों को टेंशन नहीं आना चाहिए एग्जाम्स का या पढ़ाई का, वरना बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं और उनका परफॉर्मेंस जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होता जाता है। तो इसलिए ये सभी को सोचना चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो इसलिए एक साइंटिफिक लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, शास्त्र शुद्ध तरीका ही होना चाहिए। तो लेट अस लर्न द साइंटिफिक वे एंड आर्ट ऑफ और साइंस ऑफ स्टडिंग टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स। लेट अस डू दैट। अभी हमें पता है कि पढ़ाई में थियोरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। थियोरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सोशल स्टडीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के, या इकोनॉमिक्स है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मैथ्स है, मैथमेटिक्स, फिर अकाउंटेंसी है, ये सारे प्रैक्टिकल। साइंस में भी प्रैक्टिकल्स होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हुए, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, ये थियोरी सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उनको होते हैं। तो अगर थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, ये अभी जो पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ वो बड़े बच्चों के लिए है, यू कैन से फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th 8th, जब बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाए तब ये कैसे तैयारी करे, इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। छोटे बच्चों के लिए बाद में मौका मिलता है तो बनाऊंगी। तो अभी स्टैंडर्ड 7 8 से अगर जो बच्चा खुद पढ़ने लगता है, उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो उसके जो थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चा अगर खुद उसकी पढ़ के खुद की नोट्स बनाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब खुद की नोट्स कैसे बनानी है वो उसको पता नहीं है, तो कैसे बनानी चाहिए? खुद मैं अपने इससे भी बता सकती हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। So children, now let us understand about good presentation skills that will impress the examiner. While we are studying or while we are preparing our own notes, what we can do is, we'll try to practice drawing the graphs, or you can, for example, if the subject is economics, you are required to draw different graphs, right? So what you can do is practice drawing such graphs and curves and labeling them correctly.
If it is mathematics or geometry, obviously all those diagrams you have to practice. And if the answers are long, जैसे बहुत long answers अगर आपको लिखने हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे long answers point wise answers में convert कर सकते हो. So वो point wise जो answers है उसके हम arrow diagrams बना सकते हैं या flow charts बना सकते हैं, है ना. हम एरो डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो जो लॉन्ग आंसर है वो हमें दिखेगा और याद भी हो जाएगा, और एग्जामिनर के लिए भी उसको चेक करना बहुत आसान रहेगा, एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो जाएगा. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स फेच कर सकता है. सो लॉन्ग आंसर्स जब लिखते हैं तो लेंथी टेक्सचुअल पैराग्राफ्स की जगह पे अगर आप 2-3 एरो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. बट ये प्रैक्टिस आपको जब नोट्स बनाते हैं तभी से करनी चाहिए. अपने नोट्स में ही आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रखो तो अच्छा रहेगा, डायग्राम्स बना के रखो तो अच्छा होगा. फिर आपको क्या करना है, यू शुड फ्रीक्वेंटली हैव द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. सो वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर की है उसको फिर से लिखने की कोशिश हमेशा करना. मैथ्स हम लोग कहते हैं ना कि अकाउंटेंसी या मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसको आप बार बार सॉल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करो, रोज करो तो ही आता है. सो यू शुड रीराइट दीज थिंग्स फ्रीक्वेंटली, ओनली देन यू विल बी मास्टरिंग दोज स्किल्स ऑफ लर्निंग देम बाय हार्ट. सो इसके लिखने की भी कोशिश करोगे तो आपका हैंड राइटिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा. फिर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उसके लिए भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि इस टॉपिक पे, इस लेसन पे, इस चैप्टर पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वो चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, उसको ऑप्शन में नहीं डाल सकते. तो आपको रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को जरूर फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है, रीराइट करते रहना है. सो यू एंश्योर रिटेनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न्ड कंसेप्ट्स इन दैट केस, है ना. देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, आपको कौन सी खबरदारी लेनी है. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नो द एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न प्रॉपरली, है ना. क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे क्वेश्चन पेपर के, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि लॉन्ग आंसर्स आएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. आपको ये पैटर्न पता होना जरूरी है. आपको क्या पूछने वाले हैं, तो वो पैटर्न अगर पता है तो आप उस तरह से पढ़ाई कर सकते हो, उस तरह से नोट्स बना सकते हो. देन आपको अगर कोई एग्जाम लिखते वक्त अगर आपको एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, या मुझे इसका आंसर नहीं आता है, या याद नहीं आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या है कि क्वेश्चन ही लिख देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन मत लिखना. अगर आपको आंसर नहीं पता है या आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स है, उस वर्ड्स के रिलेटेड आपको जो भी पता है वो आप लिखने की कोशिश करो. तो हो सकता है कि कम से कम 1-2 मार्क्स उसमें आपको मिले. पर क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार दिया, ऐसे मत करना. फिर क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तुलना, कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपको उसको टैबुलर फॉर्मेट में ही आंसर करना है. इट इज बेटर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन इन टैबुलर फॉर्मेट ओनली रादर देन राइटिंग पैराग्राफ्स अबाउट इट, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. देन रिवाइज फ्रीक्वेंटली व्हाट यू हैव लर्नड. डोंट पैनिक if you are not able to recollect what you have learned or revised. Be calm and move on to the next question or try recollecting later. अगर आप पढ़ते पढ़ते आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने लर्न कर लिया पर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप फिर बाद में थोड़ा रुक के उसको बाद में रिकलेक्ट करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, तो शायद आ जाएगा. अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं याद आ रहा है, तो आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है ना. तो इसमें कोई मुश्किल या टेंशन की बात नहीं है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है. Then memorizing the points by writing or reading aloud. Then ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमको याद नहीं होता है, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं. मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करती थी तो टेरेस के ऊपर जाके जोर जोर से पढ़ पढ़ के आंसर्स पढ़ पढ़ के याद करती थी. इससे क्या होता है कि हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है, हमें आंसर अच्छे से याद होने लगता है. क्योंकि क्या होता है इसमें साइंटिफिक वे क्या है, जो भी हम जोर से पढ़ते हैं उसको हम कान से सुनते हैं, तो हमारी इमेज जो ब्रेन है, ब्रेन उसको रिकॉर्ड कर लेता है, सेव कर लेता है.
इसीलिए हमें मेमोराइज हो जाता है, हम लर्न कर पाते हैं। तो रीडिंग अलाउड इज ऑल्सो वन वे टू हैव गुड कॉन्सेंट्रेशन एंड कंप्लीटिंग योर लर्निंग प्रोसेस। Then try studying, preferably sitting at the same place or same peaceful place and peaceful time every day. रोज एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करो या एक ही टाइम पे पढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज करना पड़े, बट ज्यादातर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छा लगेगा। आपको एक पर्टिकुलर हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हो तो एक आसन होता है, एक जगह होती है ना, उस जगह पे हमारी वाइब्रेशंस होती है, सो दैट हेल्प एक्चुअली। इसीलिए ज्यादातर आप उस टाइम पे या उस प्लेस पे बैठ के करो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देन डेफिनेशंस, मीनिंग्स, कोई भी मीनिंग्स है या डेफिनेशंस है उसको आपको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को आपको वो डेफिनेशन को अच्छे से लिखना है, किसने डेफिनेशन दिया है वो भी, उनका नाम भी आपको लिखना है। Sow your effort seeds to get good harvest of crops, marks and reap the fruits of success. Prepare your own notes for PTR, LMR और क्विक रिवीजन। PTR मतलब पॉइंट्स टू रिवाइज, क्योंकि एग्जाम के वक्त हम लॉन्ग आंसर्स या बहुत ज्यादा नोट्स का बंच हम लोग नहीं ले सकते पढ़ने के लिए। एग्जाम के वक्त हमें पॉइंट्स ही रिवाइज करने होते हैं, या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए थोड़े थोड़े ही पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए इस तरह से हमें तैयारी करके रखनी है। तो बड़े बड़े जो नोट्स के सेट बनाए हमने उसको हमें कन्वर्ट करना है पीटीआर या एलएमआर क्विक रिवीजन नोट्स में। तो हमारा जो इनिशियल जो बंच होगा नोट्स का वो हो सकता है बहुत ज्यादा जाड़ा होगा, है ना, बहुत ज्यादा जाड़ा हो सकता है, पर हमारा जो पीटीआर है वो बहुत छोटा होना चाहिए, बंच या सेट। फिर आप जब पढ़ते हो, ये पीटीआर हो या अपनी ओरिजिनल नोट्स हो, उसको जब पढ़ते हो तो क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। कलर पेन हो या मार्कर पेन से उसको मार्क करके रखना है, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसको अगर हम स्टार मार्क या क्यू 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 इस तरह से आईएमपी मार्क्स वगैरह करके रखेंगे तो एग्जाम के वक्त हमें फटाफट उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत हमारी नजर के सामने आ जाएगा, तो हमारा टाइम भी बचेगा। और वो हाईलाइटेड है इसलिए दिमाग भी उसको हाईलाइटेड सेव करता है। हाईलाइट करने का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको हाईलाइट क्यों किया जाता है, अंडरलाइन क्यों किया जाता है, ताकि हमारा दिमाग भी जब उसको पढ़ता है तब उसको दिमाग में सेव करता है अच्छे से, इसलिए हाईलाइटिंग इज इंपॉर्टेंट। देन प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स की, अकाउंटेंसी या कॉस्टिंग के फॉर्मूला या इवन केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होते, तो उनको क्या करना चाहिए, एक ही जगह पे ये फॉर्मूला लिख के रख सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे याद करेंगे, लिस्ट तो बना दी, सेट तो बना दिया, पर फिर भी याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने या दीवार के सामने, दीवार पे अगर आप उसको चिपका के रखते हो और आते जाते आपकी नजर उस पर अगर पड़ती है तो वो सबसे अच्छी बात होगी, ताकि एट एवरी ग्लांस यू विल हैव द ग्लांस ऑफ इट एंड ट्राई टू रिमेंबर वॉट एवर यू आर सीइंग एट दैट टाइम। तो डेली रिविजन मेमोराइजिंग के लिए ये एक भी हो सकता है, स्टिक नोट्स जिसको बोलते हैं। देन थिंक ऑफ द पास्ट। पास्ट मतलब हमारी बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्रीलिम एग्जाम्स होती है ना, या फाइनल एग्जाम से पहले 6 महीने पहले टर्म एग्जाम, टर्म एंड एग्जाम होती है। तो पिछले एग्जाम्स में हमने क्या क्या गलतियां की है वो हमें रिपीट नहीं करनी है ना, क्योंकि हम मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। सो थिंक ऑफ द पास्ट मिस्टेक्स, वर्क हार्ड इन द प्रेजेंट एंड बिल्ड अप योर ब्राइट फ्यूचर, राइट। सो व्हाइल स्टडिंग रिफर टू एंड कवर ऑल द कोर्स और बुक टॉपिक्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, माइन्यूट डिटेल्स, सबको पूरा जो सिलेबस है सबके सब टॉपिक सबको कवर करना है, पूरा कोर्स आपको कवर करना है। किसी सिलेबस को या किसी टॉपिक को ऑप्शन में मत डाल देना, किसी चैप्टर को ऑप्शन में मत डाल देना, भले वो डिफिकल्ट है, जिस तरह जितना आता है जितना हो सके उसको पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, माइन्यूट डिटेल्स कवर करने हैं। जैसे अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, हिस्ट्री में नेम्स होते हैं, है ना, हिस्टोरियंस या हिस्टोरिकल पर्सन्स के नेम्स होंगे, ईयर्स होंगे, अलग अलग ईयर्स याद रखने पड़ते हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा भी होता है, तो उसकी भी अलग से आप लिस्ट बना के रखो ताकि आपको वो सारा का सारा डेटा याद रहे और एग्जाम में आप उसको कोट करो तो नेचुरली एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन प्लान द वर्क एंड देन वर्क आउट योर प्लान, है ना, प्लान करना बहुत जरूरी है।
अगर ट्रेन निकल पड़ी और पता ही नहीं है ट्रेन को कहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। सो हमें जो टारगेट पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है कि इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है। सो यू शुड प्लान योर वर्क, मेक द टाइम टेबल फॉर इट एंड देन वर्क आउट दैट प्लान। सो फिर क्या है कि ये प्लान किस तरह बनाना है, छोटे छोटे टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स रखने हैं। ऐसे नहीं कि चैप्टर बहुत लंबा है और आप कह रहे हो कि एक दिन में खत्म करना है, तो अचीवेबल अगर टारगेट नहीं है तो फिर से आपको टेंशन आएगा न कंप्लीट करने पर। सो व्हाट यू शुड डू इज ट्राई सेटिंग योर टारगेट्स एज स्मॉल एंड एज अचीवेबल एज पॉसिबल। सो इन दैट केस what you should consider is limitation of your health, of your language, of your skills, spellings and stamina. कभी कभी होता है ना कि लैंग्वेज किसी किसी को बैरियर होता है, किसी किसी को स्पेलिंग्स वगैरह याद रखने में दिक्कत होती है, तो वो भी वक्त उसमें आपको लगाना है या प्लान में रखना है कि इतना टाइम मुझे स्पेलिंग याद करने में लगेगा, इतना टाइम मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करने में लगेगा। सो अकॉर्डिंगली यू शुड सेट योर टारगेट, राइट। सो अचीवेबल टारगेट होना चाहिए, हैफज़ार्डली टारगेट्स को सेट नहीं किया जाता है, ठीक है। देन ट्राई टू फॉलो दिस प्लान और टारगेट स्ट्रिक्टली बट डोंट पैनिक इफ यू डोंट अचीव इट। तो ये जो भी प्लान अपने टाइम टेबल बनाया है उसको अच्छे से फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करना है। बट अगर किसी वजह से, जैसे लाइट चली गई या मेहमान आ गए या आप बीमार हो गए, किसी वजह से अगर वो पर्टिकुलर टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो टेंशन नहीं लेनी है, उसको फिर से नेक्स्ट टाइम में, कन्वीनियंट टाइम में कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर से अगले हफ्ते या 2 दिन बाद उसको फिर से एक बार हम हाथ में लेके कंप्लीट कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर लॉन्ग आंसर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि लॉन्ग आंसर्स हमसे नहीं लर्न होते हैं, तो उसको लर्न करने का या लिखने का तरीका है, स्मार्ट वे है। तो कैसे लर्न करना है, जैसे बहुत बड़ा आंसर है, इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे 5-6 पॉइंट्स है इसके, और वो भी डिस्क्रिप्टिव है, सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, लॉन्ग आंसर है इसलिए। तो उसमें क्या करना है, हर एक पॉइंट का जो इनिशियल लेटर है, अल्फाबेट है, उसको हमें ले लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का जनरल है तो जी ले लिया, सेकंड पॉइंट इंटरडिपेंडेंस है, आई ले लिया फर्स्ट अल्फाबेट। इस तरह से हमें स्मार्ट कोड बनाना है हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक लॉन्ग आंसर के लिए, और इसी तरह हमें वो आंसर लर्न करना है। फिर मार्क रिपीटेडली द क्वेश्चंस एज IMP व्हाइल स्टडिंग। जब भी हम अपने नोट्स पढ़ते हैं तब उसको मार्क करके रखना है, IMP है या बार बार। देखो यहाँ पे मार्च 19, मार्च 18, मार्च 17, जुलाई 17, इस तरह से मार्क करके रखा गया कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। इस तरह से हमें उसको मार्किंग करके रखना है ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के वक्त उसको जरूर पढ़ के जाना है, भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, फिर डेफिनेशन हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो लिखी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है, या दोनों, 2 या 3 डेफिनेशंस यहाँ पे देख सकते हो, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर जिसने ये डेफिनेशन लिखी है उस पर्सन का नाम भी लिखना जरूरी होता है। देन जनरल टिप्स फॉर गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ। आपको एग्जाम के दिन है, आप रात को लेट नाइट सिटिंग वगैरह करते हो तो शायद आपका कॉन्स्टिपेशन हो, या आपको मूड नहीं हो, आपका खाने पीने का रूटीन ठीक नहीं हो सकता है कि आपको बोरियत हो, नौशिया हो, व्हाटएवर। बट उस दौरान आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, एग्जाम्स के दौरान आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है। यू शुड ईट राइट, ड्रिंक इनफ वाटर एंड फ्लूइड्स। पानी पीते हो, अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी ठीक रहता है। यू शुड स्लीप वेल टू मेंटेन स्टैमिना, इम्यूनिटी। अगर आप नहीं सोते हो ना, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद, या किसी किसी को 9 घंटे की भी जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि सब बच्चे 5 घंटे में उठ के काम कर सकते हैं, हर एक इंसान अलग होता है, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। सो सच स्लीप रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आपको यू शुड मेंटेन वेल स्लीपिंग पैटर्न। तो आपको अगर स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ानी है, पढ़ने का स्टैमिना बढ़ाना है, तो आपको अच्छी नींद भी लेना जरूरी है। एग्जाम्स के पहले खासकर आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में, आपको याद नहीं आएगा या बहुत नींद आएगी। सो यू शुड मेंटेन योर स्टैमिना ऑल्सो while having good sleep, sound sleep. Then do the stretching exercises for the neck, for back, for your eyes, etc.
जनरली आजकल बुक्स कम पढ़ते हैं, नोट्स कम पढ़ते हैं बच्चे, और स्क्रीन पे या लैपटॉप पे पढ़ते रहते हैं, फोन में पढ़ते रहते हैं, तो उनको आंखों की भी तकलीफ होती है. व्हाट दे शुड डू इज दे शुड रिमूव, if at all they have the specs, they should remove that, and whenever after some time of reading, continuous reading, they can place their palms on their eyes and they can get comfort. ये एक मेडिकल टिप है, आपको आंखों के लिए अच्छा होता है. देन फॉर नेक्स व्हाट यू शुड डू इज स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स यू कैन डू, कि बहुत लगातार पढ़ रहे हैं तो मेरा नेक ऐसा ही हो गया है. देन बैक, आपको बैक पेन भी हो सकती है, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत आपको करना है, या आफ्टर एवरी हाफ एन आवर एंड आवर आपको एक बार उठ के चल के आना है ताकि आपको एक्सरसाइज भी मिले. देन रिलैक्सिंग टू डी स्ट्रेस योर ओन वे. लगातार पढ़ते पढ़ते, घंटों तक पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है मैं पढ़ती थी तो 18 आवर्स 20 आवर्स हमारा लगातार पढ़ना होता था. मैं लिटरली टेबल पे इसी तरह से अपनी गर्दन ऐसे ही करके पढ़ती थी, क्योंकि नेचुरली ये एक कंफर्टेबल पोजीशन मेरे लिए था. सो आई यूज्ड टू टेक सम स्मॉल ब्रेक्स एंड मूव अबाउट, कि नहीं थोड़ा उठ के चल के आती हूँ ताकि हमें बोर ना हो, हमारी पोस्चर नहीं बिगड़े, वरना आगे जाके लाइफ में आपको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है. नेक रिलेटेड, बैक रिलेटेड, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको अवॉइड करनी है लाइफ में, तो आपको आपके पोस्चर में या सिटिंग या रूटीन में आपको बहुत ध्यान देना है. फिर रिलैक्सिंग टेक्निक्स क्या हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, तो थोड़ा आप टहल लो, बाहर अच्छे से खुली हवा में टहल लो, अपने घर के लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी बात कर लो, अपने फ्रेंड्स में किसी के साथ थोड़ा सा बात करके हल्का हो जाओ, या कोई मोटिवेशनल रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीड करो, मैगजीन रीड करो अच्छा वाला, या फिर सूदिंग म्यूजिक सुनो, ताकि आप फिर से रिलैक्स होके फिर से टारगेट्स अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार करो, रिचार्ज करो, आप डी स्ट्रेस हो जाओ. देन स्टडिंग और रिवाइजिंग फॉर 2 to 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच. आप कहोगे कि चलो स्कूल में 4-5 घंटे बैठते हैं, ट्यूशन में 3-4 घंटे बैठते हैं, तो हमें और 3 घंटे बैठने की क्यों आदत डालनी है. पर एग्जाम के वक्त आपको, क्योंकि पढ़ाई आपने की होगी घर पे, तो वो भी 4-5 घंटे की होगी ना, तो उसके अलावा आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठना है, तो ये आपको बैठने की आदत भी डालनी है अपने आप को. सो while revising and studying also you should try to sit for 2 to 3 hours continuously, right? You should try practice this routine also. Then avoid late night sittings just before the exams, or else you will feel sleepy during the exams and will not be able to reproduce or write anything. You may tend to forget what you have learned. तो एग्जाम्स के पहले आपको अपना रूटीन भी सेट करना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, बहुत लेट नाइट सिटिंग्स ना हो, आपको नींद ना आए, वरना आप बहुत ज्यादा बकासा खाते खाते यॉर्निंग करते करते ही मिलोगे, फिर आपको कुछ याद नहीं आएगा, जो भी पढ़ा होगा वो भी याद नहीं आएगा, और फिर नींद इतनी आएगी कि आप लिख नहीं पाओगे पेपर. सो एग्जाम्स के पहले आपको लेट नाइट सिटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए. Then you have to be positive. You should tell yourselves I can and I will, I can do it. ये हमेशा पॉजिटिव आप रहो तो आपके लिए अच्छा है. Then last but not the least, believe in yourself, be confident, hope for the best but prepare for the worst. चलो आशा कर सकते हैं कि अच्छा ही पेपर आएगा, बट किसी वजह से अगर मुश्किल पेपर आ गया, डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो उसके लिए भी तैयार तो रहना पड़ेगा, इसलिए पूरा कोर्स कवर करना है, कोई टॉपिक ऑप्शन में नहीं डालना है, स्किप नहीं करना है. देन टेक सिंसियर एफर्ट्स एज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उसने बहुत मेहनत की होगी तभी सक्सेसफुल हुआ होगा, कोई शॉर्टकट लेके मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है. देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क इज मस्ट. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क इज मस्ट, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. Then nothing is impossible. If you have a wish, follow it passionately. Where there is a will, there is a way. अगर आपकी कोई एम्बिशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, व्हाटएवर आपकी जो भी एम्बिशन है, ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, पैशन होता है. तो अगर आपका पैशन है, आपका विल है, इच्छा है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना. जेथे इच्छा तेथे मार्ग, है ना. सो आपकी अगर इच्छा है तो आप मार्ग ढूंढ सकते हो मंजिल तक पहुंचने का. So nothing is impossible. It is in your hands only. So join your hands, है ना.
अगर एक है तो एक हाथ है, पर दो हाथ हम लोग ज्वाइन करेंगे, इस तरह दो हाथ ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा बलशाली होते हैं. यूनाइटेड वी स्टैंड, राइट. सो ज्वाइन योर हैंड्स टुगेदर. कौन कौन हैंड्स ज्वाइन करेगा? अपने पेरेंट्स के, एल्डर्स के, टीचर्स के, वेल विशर्स के आपको ब्लेसिंग्स लेने हैं. खुद के हाथ ज्वाइन करके आपको प्रेयर्स करनी है, तब जाके आपको यू कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट. एग्जाम सिर्फ एग्जाम आपकी अकेले की नहीं है, तो ये आपको अकेले को ही नहीं करना है, सब मिलके अगर आपको आपका मोरल बूस्टेड रखे, आपको मोटिवेटेड रखे, खुद भी आप मोटिवेटेड रहना चाहो और मोटिवेटेड रहो, तो ये एक टीम वर्क होगा आपके लिए. सो सभी के ब्लेसिंग्स और आपकी प्रेयर्स काम में आएंगी और आप अच्छे से पास कर पाओगे. अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स इसके लिए चाहिए, समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट के बारे में, या किस तरह पढ़ाई करनी है, गुड स्टूडेंट कैसा बनना है, या स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो ये कुछ लिंक्स है जिसको आप रिफर कर सकते हो. इसके अलावा भी बहुत कुछ लिंक्स या रिसोर्सेस हो सकते हैं, आप उसको भी रिफर कर सकते हो. बस चाहिए कि आपको सक्सेस मिले, उसके लिए आपको वेल गाइडेंस एट राइट टाइम मिले. So all the matter and images are taken from the internet for educational purposes only.